तो इंटरेस्टिंग था। अब आज हम लोगों ने जिस असाइनमेंट को शुरू किया, पहली बात तो यह है कि मल्टीपल टेबल कैसे यूज करने हैं, एक टेबल कैसे बनाने, ये तो हमने कल सारा किया था। एक मॉडल बना लिया था, तो आपको एक बार ये नजर मारेंगे कल हमने क्या किया था, बाकी तो पता ही है आपको। 3 मॉडल बनाए, एक का नाम था डिपार्टमेंट, दूसरे का था डेजिग्नेशन और तीसरा था एम्प्लॉय। एक और ये तीनों मॉडल आपके बन गए। अब यह कैसे बने माइग्रेशन, ये सारी आपको कहानी पता है। आप एक बार चेक कर लो सर्वर एक्सप्लोरर में जाके, ये डाटाबेस बना है। तो सबसे पहली ऑप्शन ये है कौन एसटीआर लिखा रहा है प्रोजेक्ट का नाम, तो वहां पे ये 3 टेबल बने होंगे, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज के अंदर आपकी फॉर्म की बनाई थी हमने, ठीक। तो यहां टेबल्स पे गए, ये देखो ये तीनों टेबल आपके बने हो। किया था कल इतना कोड पता है आपको, और ये था। और फॉर्म की कैसे बनाते हैं ये कहानी मैंने आपको बताया, ठीक है जी। फॉर्म की क्या होती, क्यों बनाते हैं, हमें पहले भी बता चुके। अब आपने क्या करना है, क्लोज कर दिया। एक अब यहां पे अब हम चाहते हैं कुछ डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन पहले से ऐड होनी चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, ठीक। यानी डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन जो है वो आपकी पहले से ऐड होनी चाहिए। एक जैसे कई बार होता है हमने क्लाइंट को प्रोजेक्ट बना के देना है, तो हम उसमें कुछ टेबल में एक एक रिकॉर्ड हम डाल के पहले दे देते हैं, ठीक। या कई बार टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने पहले डाटा डालना है। अब हम डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन का सेव अपडेट का बनाने थोड़ी बैठेंगे, वो तो आता ही है, कितनी बात हम कर चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल में और डेजिग्नेशन में एक पहले से ही हम 2-4 डिपार्टमेंट डाल देंगे और 2-4 डेजिग्नेशन। तो क्वेश्चन ये है कि टेबल में डिफॉल्ट डेटा कैसे ऐड करना है। एक तरीका तो ये है कि ठीक है डाटाबेस बन चुका है, सर्वर एक्सप्लोरर में गए और ये डिपार्टमेंट पे जाओ और इस पे राइट क्लिक करो, शो टेबल, एक शो टेबल डेटा। तो ये देखो यहां हम आईडी और ये नेम हम डाल सकते हैं यहां से। अब यहां पे डालने का लॉस क्या है, डाल देंगे चलेगा, कोई इसमें नहीं, डिपार्टमेंट भी और डेजिग्नेशन भी, ठीक। लेकिन कल को ये प्रोजेक्ट दूसरी जगह लेके जाएंगे और ये डाटाबेस जब नया बनेगा तो उस समय डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ये सारे टेबल क्या होंगे, एम्प्टी, क्योंकि हमने तो डाटाबेस में जाके डायरेक्ट एंट्री कर दी। तो फिर इस केस में हम लोग चाहते हैं कि माइग्रेशन से जब माइग्रेशन फोल्डर बनता है, क्योंकि जब आप कभी भी अपडेट डाटाबेस करते हो तो जितना भी माइग्रेशन के अंदर है वो कोड अपने आप काम करता है। तो हम लोग माइग्रेशन में ही टेबल में डाटा ऐड करने का कोड लिख देंगे। कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से, यानी डिफॉल्ट डेटा टेबल में कैसे ऐड करना। टूल्स पे गए, नगद पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल।
पैकेज मैनेजर कंसोल। क्या लिखते हैं यहां पे? ऐड हाइफन माइग्रेशन, ऐड हाइफन माइग्रेशन, आगे माइग्रेशन का नेम। तो मैंने लिख दिया ऐड डेटा टू टैब और डीएस। कुछ भी मीनिंगफुल नेम आप थोड़ा सा दे। ऐड डेटा टू टैब डीएस, एंटर प्रेस किया। अब इस नाम से एक फाइल बन जाएगी माइग्रेशन फोल्डर। जो चीज माइग्रेशन में बनाते हो परमानेंट, दूसरी मशीन पे भी इस डाटाबेस को सिर्फ अपडेट डाटाबेस लिखोगे, कनेक्शन चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली वो। अब ये देखो इसने क्या किया, ये एम्प्टी माइग्रेशन बना। ये देखो एक नई फाइल बन गई माइग्रेशन फोल्डर में, ध्यान से। और ये देखो ये उस फाइल का नेम एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। अब आप यहां पे आ जाओ आप मेथड में, और ये कैसे डेटा हम एंटर करेंगे। तो यहां पे एसक्यूएल और इसके अंदर डबल कोट्स जो सेव के लिए क्वेरी लिखते थे, इंसर्ट कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट। क्या नाम होगा? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाओ, यही नाम होगा। एक डिपार्टमेंट, यहां से आप चेक कर सकते हो। तो इंसर्ट डिपार्टमेंट्स, ये टेबल का नेम और डेटा। तो इसमें दो कॉलम है, आईडी और नेम। आईडी ऑटो जनरेट है इसलिए वो हम डालेंगे, ठीक। हम सीधा डालेंगे डिपार्टमेंट का नेम, जो ऑटो वाला उसको डालने की जरूरत है। तो डिपार्टमेंट का नेम दे दिया मैंने, ठीक। अकाउंट्स, ठीक। और इसी तरह से यहां पे सेल्स और मार्केटिंग, एक 3 डिपार्टमेंट आपने डाल दिए। 3 डाल लो, 4 वो मर्जी है, ठीक। कंप्यूटर, और ये हो गए सारे। ये मैंने क्या ऐड कर दिए बोलो? डिपार्टमेंट। क्या ऐड हो गए? अब आप ऐड कर लो यहां पे डेजिग्नेशन। फायदा इसका यही है कि ये टेबल में पहले से डाटा डाल, ठीक। अगर आप सीधा सर्वर एक्सप्लोरर में डालोगे तो डाटाबेस स्पेसिफिक होगा। कल को एक प्रोजेक्ट दूसरी जगह चलाना है तो डाटाबेस में फिर नई सिरे से टेबल बनेंगे, तो ये टेबल खाली होंगे। बट ऐसे जो है, जो डाटा यहां लिखा होगा वो। अब यहां पे डेजिग्नेशन के लिए क्या लिखोगे? बस डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में गए, और ये नाम है आपका डेजिग्नेशन। और यहां पे डिपार्टमेंट की जगह क्या आएगा? डेजिग्नेशन। और यहां पे एक, तो मैंने डाल दिया जी पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसी तरह से टीम लीड और प्रोग्राम। एक, अब उसके बाद आप लिखो अपडेट डाटाबेस
तो ये ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन में ये डेटा एंटर कर दे। तो आईडी ऑटो जनरेट है, आपने सिर्फ क्या डाला, नहीं। ले रहा है डिपार्टमेंट और ठीक है जी। अब यहां पे आप पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाओ और वहां लिखो अपडेट डेटा। तो हमने क्या किया, एक एम्प्टी माइग्रेशन बनाई एक, और उसके बाद उसमें ये डेटा ऐड करने की सिंपल सीक्वल की क्वेरी हमें आती थी, ये पहले याद होगा आपको। अब आपने यहां पे गए पैकेज मैनेजर कंसोल में क्या लिखोगे, अपडेट आइकन, यानी कि हमने माइग्रेशन में ही ऐड कर दिए टेबल में डेटा जो एंटर होना चाहिए। कोई बोले प्री डिफाइंड डेटा, तो ऐसे हम लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक। तो अब इस तरह से ये अपडेट हो गया, ठीक। चेक करो, क्लिक ऑन व्यू एंड क्लिक ऑन सर्वर एक्सप्लोरर, और ये देखो डिपार्टमेंट शो टेबल डेटा, ये देखो 4 डिपार्टमेंट आगे, आईडी जनरेट हो गया 1 2 3 4। इसी तरह से डेजिग्नेशन पे राइट क्लिक करो, शो टेबल डेटा आ गया 1 2 ले रहे जी। तो ये था आपका कैसे डिफॉल्ट डेटा आपने एंटर करना है। तो ये चीज आपने सीख ली कि कैसे एम्प्टी माइग्रेशन बनाओ, वहां नॉर्मल सीक्वल की क्वेरी लिख ले रहे हैं। अब आप हो गया जी। अब हमने क्या करना है, मॉडल बन गया, डाटा भी, ये नई चीज सीख ली कैसे मैंने किया है, बस ये चीज है नया क्या है। अब हमारा मन है इसके ऊपर थीम अप्लाई करना, बात नहीं है, हम इसके ऊपर कोई भी ब्लैकली या टेल्यूमन जो भी आप चाहो तो आप थीम अप्लाई करो। बाय डिफॉल्ट जैसे रन करते हो तो डिफॉल्ट थीम जो है किस तरह का होता है आप देख सकते हो, ठीक ऐसा है। तो नया थीम अप्लाई करना है तो क्या करोगे, अब देखो आता ही है, कहां जाएंगे, ठीक bootswatch.com। अब देखो कितनी बार हम कर चुके हैं, वर्जन कौन सा यूज हो रहा है यहाँ, वर्जन 3। यहाँ फ्री थीम मिलती है, ठीक, और यहाँ पे कौन सा यूज करना है, ठीक, कोई भी कर लो, ठीक, उसमें कोई फर्क नहीं, कोई भी यूज कर लो, ठीक। ऊपर डिजाइन में नजर होगा थोड़ा बहुत, बाकी वही हो, इसलिए। और यहाँ पे यही है bootstrap.css। आ गया, फिर क्या करना, सेव करना है सर, नहीं करना। करना काफी चीजें बुक में नहीं लिखी होती, थोड़ा समझो। मैंने क्या किया, इसका कोड कॉपी कर दिया, ठीक। पहले आपको सारे स्टेप्स बताए, ना ये करना, पहले ये, जब सारे स्टेप्स पता चल जाते तो फिर हम लोग शॉर्टकट या और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने सिंपल कॉपी किया, ये तो नोटपैड की फाइल जैसा ही है, और अपने प्रोजेक्ट में जाओ और कंटेंट फोल्डर में एक फाइल है bootstrap.css,
इस पे डबल क्लिक किया और इसकी जगह जो ये लिखा हुआ इसको डिलीट कर दिया और वो यहाँ पेस्ट कर दिया, अप्लाई हो गया, कुछ नहीं करना। आप बोलोगे कैसे पता चलेगा? तो देख लो, ऐसे नहीं रखता। ये देखो, बंडल में जाओ, कौन सा बंडल है इसके लिए? ये कंटेंट CSS और इसमें कौन सी फाइल है? बूटस्ट्रैप। तो मैंने चेंज कर दी। और ये वाला बंडल कहाँ यूज हो रहा है? व्यूज के अंदर, शेयर्ड और लेआउट। ये देखो हो गई। ठीक, तो जितनी बार क्यों कहते हैं 3 बार प्रैक्टिस करो? अगर लिखना ही है तो रट्टा ही हो गया फिर, समझ के। ठीक, तो इस तरह से अब देखो ये अप्लाई हो गया होगा। ये देखो, ये ऑलरेडी ओपन है आपका। ठीक, ठीक, और ये चेंज हो गया डिजाइन, अप्लाई हो गया। ठीक, चलो चले आगे। नया तरीका बचल गया, पुराने सेट्स तो आते हैं, ये कर ही जाओ आप लोग। लो, तो अब उसके बाद आपने क्या करना है? तो ये थीम अप्लाई हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंट्रोलर एम्प्लॉय, क्योंकि मेन टेबल तो एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन तो वहां यूज। ठीक, तो यहां पे कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर। थीम अप्लाई समझ आ गया क्या किया? वैसे यस सर। जिस फाइल का हमने पास सेट किया मैंने उसी को चेंज कर दिया, बस बाकी किया ही। ठीक, ना बंडल में चेंज किया ना ले आओ। अब क्यों किया सोचो, ऐड कंट्रोलर और वही MVC 5 कंट्रोलर एम्प्टी। अब यहां पे कंट्रोलर का नेम दे दिया एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय कंट्रोलर आपका बन जाए। अब यहां डाटाबेस यूज करना है। देखो कितने रिवीजन है, जो नया पॉइंट हो वो याद रखना। अब यहां पे आगे प्राइवेट रीड ओनली, जो बताया हुआ रीड ओनली क्या है? रीड ओनली होता है, चेंज नहीं होगा, पर एक जगह चेंज हो सकता है, कंस्ट्रक्टर। ठीक, एप्लीकेशन क्या लिखोगे? DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक, और इसका नेम स्पेस ऐड कर लिया, और उस टाइप का ये वेरिएबल। ठीक, और यहां पे इसका बनाओ कंस्ट्रक्टर, CTOR, 2 बार टैब प्रेस कर। और यहां पे क्या लिखना है बोलो? कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक, अब हम लोगों ने इंडेक्स का व्यू बनाना है। क्या बनाना है? व्यू। अब आपको पता है एक्शन रिजल्ट और व्यू में क्या डिफरेंस। अब हमने यहां क्या लिखना है? एम्प्लॉय लिस्ट। क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय लिस्ट। लेकिन यहां 3 टेबल से डाटा आएगा। मुझे एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए होगा जब डिस्प्ले करवाना है, उसका एड्रेस भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, लेकिन उसका डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए, उसका डेजिग्नेशन का नेम भी चाहिए। डाटा तो 3 टेबल से आएगा। अगर सीक्वल होती तो हम ज्वाइन लगाते, मैंने सिखाया हुआ। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क में ये काम कैसे करें? अब ये नहीं थी, यानी आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, कोड लिखा 200 लाइन का और नई लाइन से 2 लाइन जो आपको समझ। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? वैर, पता ही अब इसका आपको। ठीक, किसी भी टाइप का डेटा, एम्प्लॉइज लिस्ट। ठीक, और यहाँ पे
कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय, हम अभी तक ऐसे लिखते थे डॉट टू लिस्ट। अब इससे हमें क्या मिलेगा, एम्प नंबर मिल जाएगा, सॉरी आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी और डेजिग्नेशन आईडी, जो जो चीजें एम्प्लॉय में है। कर लो एप्पल, नहीं याद आ रहा है, एम्प्लॉय पे एप्पल, ये इस टाइप का है और इस पे एप्पल, क्या क्या कॉलम है यही मिलेंगे, आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी और डेजिग्नेशन आईडी, और हमें नेम मिले। ठीक, तो अब हम लोगों को तो डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए, डेजिग्नेशन का नेम चाहिए। ठीक, तो क्या करोगे, तो यहां टू लिस्ट हटा दो, डॉट इंक्लूड, क्या लिखना होता है यहां पे, डॉट इंक्लूड, और यहां पे इसका नेम स्पेस ऐड करना, इंक्लूड का सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, ऊपर ऐड हो गया होगा, ये देखो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी। और यहां क्या लिखोगे, ई लोई लैम्बडा एक्सप्रेशन और ई डॉट डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड हो गया, डॉट इंक्लूड। अब दूसरा कौन सा है, इंक्लूड, तो वही सेम ई और ई डॉट डेजिग्नेशन, और लास्ट में डॉट टू लिस्ट। तो नई चीज ये है कि इंक्लूड आपने लिखना, एक इंक्लूड से हम दूसरे टेबल का डाटा उठा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है इसकी फॉर्म की पहले होनी चाहिए। अब देखो ना, एम्प्लॉइज पे F12 प्रेस किया, यहाँ भी ये एम्प्लॉय पे F12 प्रेस किया, यहाँ पहुंच गई। यहाँ जब डिपार्टमेंट आईडी के लिए फॉर्म की बनाई तो नीचे रेफरेंस दिया था, ये कॉलम नहीं है, याद रखना ये कॉलम नहीं है, कॉलम सिर्फ यही है। तो ये डिपार्टमेंट पे F12 प्रेस करो, देखो पहुंच गए हैं यहाँ पे, उड़ के नहीं जा सकते। एक तो इस तरह से फॉर्म की बनी होनी चाहिए, तभी इंक्लूड काम करेगा। तो इंक्लूड लैम्बडा एक्सप्रेशन ई डॉट डिपार्टमेंट ई डॉट डेजिग्नेशन, एक डॉट टू लिस्ट, और इसको पास कर दो किसको, व्यू, इसको पास कर दिया व्यू। अब राइट क्लिक करके हम इसका व्यू बनाएंगे और वहां ये डाटा जो है वो डिस्प्ले करेंगे, डाटा जो हमने डिस्प्ले कर। जी नई चीज पता चल गई, मल्टीपल टेबल से ज्वाइन करने हो तो इंक्लूड लगता है, बस ये याद रखना, नहीं तो नहीं। लेकिन इंक्लूड के पहले की कहानी फॉर्म, उससे पहले की कहानी फॉर्म की क्या होती है और क्यों बनाते हैं। अब कोई बोले सीधा मैंने यही सीखना है, अब जिसको डाटाबेस नहीं पता हो प्राइमरी फॉर्म की, उसको तो कुछ भी नहीं पता। ये अब आपने इसका व्यू बनाना है, तो इंडेक्स पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, और ये MVC फाइल और ऐड कर लो, और यहां पे नेम दे दिया इंडेक्स और ऐड, हो गया जी ऐड, और ये व्यू आपका बन। ले रहा है,
तो ये आ गया। ठीक, अब हम लोग इसका लिंक देना चाहते हैं लेआउट प्रोडक्ट लिस्ट, तो कैसे देंगे बोलो। जैसे देखो ना, रन करते हो, बन तो गया। यहां पे ऊपर नेविगेशन बार में इसके बाद यहां लिखा है एम्प्लॉय लिस्ट या एम्प्लॉयज कुछ भी, तो क्या करोगे, यहां पे गए व्यूज के अंदर शेयर और शेयर के अंदर लेआउट, और यहाँ पे HTML हेल्पर लगे हुए हैं 3 ऑलरेडी, कॉन्टेक्ट अबाउट और इंडेक्स के लिए। ठीक, एक आपने HTML हेल्पर और लगा। ठीक, @html.action लिंक, और यहाँ क्या लिखना है बोलो, प्रोडक्ट लिस्ट, टेक्स्ट दे दिया, एक्शन का नाम इंडेक्स, और कंट्रोलर का नाम क्या बोलो, एम्प्लॉय। और बिल्कुल समझ के लिखना, तो बोलता हूँ बोल के भी लिखो जब प्रैक्टिस करते हो। सिंटैक्स नहीं बोलना, डबल कोट लगाने, सिंगल कोट लगाने, सेम ये नहीं बोलनी। ठीक, हाँ जी, मैं यहाँ पे एक HTML हेल्पर लगाऊंगा। ठीक, नेविगेशन बार, जबकि मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करे तो उस व्यू पे वो जाए। कोड नहीं याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा कोड का कोई बात नहीं, कोड तो प्रैक्टिस करोगे उतना बल जाता, पर कितना पता चलेगा, 6 महीने पढ़ना कहाँ कोड रहेगा यार, पर कंसेप्ट जो है वो परमानेंट होना चाहिए। अब देखो ये लिख लिया, अब इसे रिफ्रेश करो तो यहाँ पे और ये प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट वाला भी हुआ। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिस्ट, उसके बाद बटन लगाना है क्रिएट का, उसके बाद नीचे की कहानी बनाएंगे, टेबल वगैरह जो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक चेंज और है, आपने पिछले 2 एप्लीकेशन में देखा हम क्रिएट का डिजाइन भी बनाते हैं और एडिट का, बड़े ढंग से हमें 2 डिजाइन बनाए, बट तो सेम ही होते हैं वो। नोटिस किया होगा, क्रिएट में वही होता है और एडिट के भी। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट और एडिट के लिए एक ही व्यू बनाऊं, एक तो ढंग से देखना है। अब आगे हम कभी भी 2 नहीं बनाए, 2 आगे, अब समझ आ गया कि सेम कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। लो, तो अब आप लोग यहीं पे इंडेक्स के व्यू पे आ जाओ। कहां पे गए, तो सबसे ऊपर क्या लिखना होता है बोलो, मॉडल ऐड किया, और यहां तो कलेक्शन है तो क्या आएगा, आई इनम्बरेबल, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम नेम स्पेस है ये मॉडल डॉट एम्प्लॉय, मेन टेबल एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन सपोर्टेड है, यूज होंगे। तो ये देख लो, ये आपने इसका मॉडल ऐड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर आपने क्या लिखना है, ये टेक्स्ट दे दिया, एम्प्लॉय, वहां क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट लिस्ट लिख दिया ना, पिछले बैच में पढ़ा रहा था प्रोडक्ट लिस्ट, इसलिए मुझे लॉस आप नहीं बोलते, एम्प्लॉय लिस्ट एक, और यहाँ पे एम्प्लॉयज लिस्ट। एक बार तो किसी बैच में मैंने कोई और ही पढ़ा देते, PHP का बैच था पिछला, मैंने दिए को 10 मिनट कोई बच्चा नहीं बोला, ये तो वो नहीं पढ़ते, वो तो कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पूरा पता होना चाहिए, क्लास टैक्स आइकन प्राइमरी, अब टैक्स आइकन सेंटर। अब ये समझो ये कहां से आ रहा है, उसी बूटस्ट्रैप से आ रहा है, ट्यूटोर पे। ठीक, और ये देखो रिफ्रेश करोगे चेंज हो। ठीक,
अब यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देंगे। BR होता है ब्रेक, जैसे स्लैश एन होता है, और यहाँ पे HTML हेल्पर लगाएंगे। तो याद रखना MVC में यूज होते हैं HTML हेल्पर। MVC कोर आप आगे पढ़ेंगे, वहां टैग है, जब वो पढ़ेंगे तब डिफरेंस बताऊंगा। और ये HTML हेल्पर है, ठीक। और MVC से पहले काम करते थे ASP.NET में। तो ASP.NET क्या होती थी, टाइटली कपल्ड थी। देखे थे 2 पेज बनते थे, employee.aspx, employee.aspx.cs, दैट इज टाइटली कपल्ड। और ये क्या MVC आपका लूजली कपल्ड। अब यहां पे HTML डॉट एक्शन लिंक, और यहां पे क्या लिखना आपने, ये क्या एम्प्लॉय का, तो मैंने दे दिया ऐड न्यू एम्प्लॉय, ऐसे आना चाहिए, कॉमा आगे एक्शन का नेम। नहीं, हम लोग एक एक्शन बनाएंगे, मैं उसका नाम रखूंगा अफसर, जिसका मतलब अपडेट और इंसर्ट दोनों के लिए। एक जो भी नाम रखना चाहें, पहले क्रिएट बनाते थे, कैरी बनाते थे, अब ऐसा नहीं करते, एक ही बनेगा क्रिएट के लिए, एक ही एडिट के लिए। तभी मैंने उसका नाम रख दिया अफसर, समझ गए होंगे, अपडेट और इंसर्ट। बनाएंगे भी बनाया नहीं, कॉमा, और उसके बाद कंट्रोलर का नेम क्या आएगा, एम्प्लॉय, कॉमा, और इसके ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं HTML हेल्पर में, न्यू कर्ली ब्रैकेट एट द रेट क्लास, और यहाँ पे btn हाइफन इन्फो दे। ठीक, तो ये बूटस्ट्रैप HTML हेल्पर पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये इसका सिंटैक्स। और डिजाइन में आप नजर मार लो, पता चल जाएगा क्या बनाने की कोशिश कर। ऐड न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। नीचे बनाएंगे टेबल जिसमें डाटा आएगा, लेकिन टेबल तभी नजर आए जब टेबल में डाटा हो। तो हम नीचे चेक करेंगे मॉडल डॉट एनी, ठीक, नीचे वही होंगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा बस। आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट द रेट इफ। ये जो हम एट द रेट के साथ सिंटैक्स होते हैं, इनको रेजर सिंटैक्स बोलते हैं, RAZOR, इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली। क्यों कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, ज्यादा देखो। एट द रेट इफ मॉडल जो ऊपर ऐड है, उसका एक मेथड है एनी, जो बूलियन टाइप का है। अगर इसमें डाटा होगा तो एनी ट्रू, नहीं तो एनी में क्या आएगा, फॉल्स। तो ये मैंने आगे नॉट लगा दिया, तो क्या करेगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो मतलब इसमें डाटा नहीं है, तो मैंने हेडिंग दे दिया नो डेटा फॉर्म। और यहाँ पे एक क्लास अप्लाई कर दो, कौन सी, एक्स हाइफन डेंजर। एल्स में क्या करेंगे, अगर डाटा है। अब ये ब्रैकेट आगे पीछे हो गई, कंट्रोल के प्लस डी। अब ये थर्ड टाइम है वो, अब आपको और अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑलमोस्ट पहले मैंने समझाया था व्यू, दूसरे में तो लिखा ही है, अब फिर लिख रहे, अब नेक्स्ट में फिर लिखना है ये चीजें। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और करवाना है मैंने, और फिर हम शुरू करेंगे ASP.NET। और उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं होगा, मैक्सिमम 7 से 8 लेक्चर होंगे, और फिर शुरू करेंगे प्रोजेक्ट, जिसके लिए आप लोग आए हो। अभी तो मैं बता शुरू भी नहीं हुआ पढ़ाना मेरा, नहीं तो आपने आगे वाले बैच से पूछ लेना, उनको 2.5 महीने हुए हैं तो क्या हुआ उनके साथ। अब पढ़ना पड़ता, देखो लैब ऐसे थोड़ी फुल होती, मैं तो बोलता नहीं बैठू। ट्रेनिंग की वो बच्चे पूरा दिन बैठते हैं,
एक वैसा माहौल आपका भी बनेगा। एक जब असल पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ तैयारी हो रही है लड़ने की, हथियार सारे हमारे पास होने चाहिए, तब आपको ना पता चले कि एमबीसी क्या है, डाटाबेस क्या है, वो हम सारा पहले पढ़ रहे हैं। ठीक। और प्रोजेक्ट तो हम लोग ऐसे 15 दिन के अंदर ही हम प्रोजेक्ट इतना खींच लेते हैं, एक अच्छे लेवल तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक। अब यहाँ पे टेबल बनाओगे, टेबल बताइए बूटस्ट्रैप, देख लो प्रैक्टिस अपने आप होती, लोग बूटस्ट्रैप सीखते हैं। अब क्या सीखना इसमें आप बताओ। ठीक। बूटस्ट्रैप बनानी डिजाइनर ने, हमने तो सिंपल उसको यूज करना। ठीक। डिजाइनिंग हमें नहीं आती, वो डिजाइनर का काम है, उसने भी 4 पैसे कमाने हैं। कंपनी में अलग अलग प्रोफाइल होती है अलग अलग काम के लिए। कोई बोले मैं ही बनाऊंगा सारा कुछ, और दिन में काम तो 8 घंटे कर सकता है। ठीक। तो इससे अलग अलग रोल होते हैं, बट फिर भी हम लोग अच्छी कोशिश करते हैं, लिखते रहते हैं, हो जाती है, इतना पढ़ना ही है। अब यहाँ पे आप हेडिंग दे दो, मैंने एम्प्लॉय का नेम देखना जी। ठीक। और नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद सैलरी, सैलरी के बाद डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का नेम, आईडी नहीं, तभी मैंने इंक्लूड वहां लिखा है। और यहाँ पे डेजिग्नेशन नेम। ठीक। तो ये आपका जो है टी हेड क्या हो गया, टेबल हेड। ठीक। और ये हेडिंग आपके आ जाएंगे। और उसके बाद एक रह गया था क्या, ईमेल एक्शंस। और यहाँ पे एक्शन में वही एडिट और क्या लिखते हैं, डिटेल और डिलीट। ठीक। अब आपने टी बॉडी में क्या आएगा बोलो, ठीक। ठीक। होती है रिवीजन अपने आप। देखो कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता और आपको समझ आ गया होता, कितनी बार हम कोड लिख लेते हैं। ठीक। एक टी बॉडी, टी बॉडी में क्या डेटा आएगा और यहाँ पे चलेगा लूप, वही सेम फॉर ईच लूप। ठीक। तो वो कैसे लगाते हो, @ फॉर ईच लूप। ठीक। टैब प्रेस किया, सिंटैक्स भी आ गया, मान लो भूल गए। ठीक। और यहाँ पे एक एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग लेंगे, और ये कहां से आएगी, मॉडल। ठीक। कहां से आएगी, मॉडल से। मतलब कोड को बोल बोल के आपने लिखना पूरा पता चलेगा। ठीक। और उसके बाद अब कल ही करवाया था, अब हम डिलीट का बटन दूसरे वाला लगाते हैं, करवाया था कल, उसके लिए हमें फॉर्म टैग चाहिए। तो आपको चीज समझा दी, अब हम इसमें सीधा ही लिख लेंगे। पहले क्या लिखोगे इसके अंदर, HTML.begin form, और एक डिलीट नाम का क्या बना लेंगे, एक्शन। अभी बनाया नहीं है, कहां बनाएंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर में, और उसमें एक पैरामीटर होगा आईडी, किसको डिलीट करना है। तो आईडी पैरामीटर कैसे पास करते हैं, बस ये सिंटैक्स होती है। पैरामीटर मीनिंग तो वही है, सी में पढ़ो या सी प्लस वही होता है, ब्रैकेट में पास करते हैं वहां पे। यहाँ इस तरह से यहाँ पास करेंगे आईडी, और वो कहां से आएगा, एम्प्लॉय डॉट आईडी। एक और ये देखो, और उसके बाद ये टीआर टैग, ये उतनी बनेगी जितनी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी। 10 होंगे 10, 50 होंगे तो 50। ठीक। अब यहाँ डेटा डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले टीडी क्या आएगा, एम्प्लॉय का नेम।
एक, और उसके बाद एड्रेस। तो यहां क्या लिखेंगे? एड्रेस। यहां क्या लिखेंगे? सैलरी। उसके बाद क्या आएगा? क्या लिखेंगे? बस यही तो याद रखना है। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय टेबल आ गया है किस्म से, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डॉट डिपार्टमेंट डॉट नेम, ऐसे। अब देखो एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर नेम बताया हुआ। लेकिन वही बात है, इससे पहले डाटाबेस टेबल फॉर्म की पता होगी, फिर उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क में अगर आपको ये पता होगा इंक्लूड का कंसेप्ट, तभी वहां तक आप पहुंचे। ठीक, कोड उतना याद रखो, चीज समझो जो छोटी सी जो है। आज के लेक्चर में सिर्फ इंक्लूड सीखना था हमें, और टेबल में डिफॉल्ट डेटा कैसे पास, दो ही चीजें हुई अभी तक तो। ठीक, बाकी तो पुराना ही है। तो अब यहां पे देखो आ गया। अब इसी तरह से डेजिग्नेशन, तो पहले एम्प्लॉय मेन टेबल बताया हुआ डेजिग्नेशन और उसका नेम। ठीक, और उसके बाद एक टीडी और, जिसमें 3 बटन लगाएंगे, एडिट, डिटेल और डिलीट। तो ये ब्रैकेट अगर आगे पीछे हो गई हो, ये टीआर वगैरह कुछ लग नहीं रहा, फॉर्मेट नहीं है अच्छा, क्या करते हो? कंट्रोल के डी प्लस आ गया, कंट्रोल प्लस के प्लस डी, फॉर्मेट करने के लिए बटन आगे यहाँ पे 3। तो ये एक्शन वाला है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बटन लगाएंगे, बटन लगाएंगे। ठीक, HTML डॉट एक्शन लिंक, और यहाँ पे क्या आएगा? टेक्स्ट क्या आएगा? जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो कौन से एक्शन पे जाएंगे? अपसर्ट, क्योंकि इस बार एक ही मेथड होगा सेव के लिए और एक ही होगा अपडेट के लिए। ठीक, अब ये चीज नहीं है तो थोड़े लगेगी कुछ नया पड़ा है, थोड़ा टफ लगा, लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट कर देंगे यही आसान हो जाएगी थर्ड टाइम के लिए। और कॉमा क्या आएगा? एक कंट्रोलर का नेम क्या है? एम्प्लॉय, या सीधा इसमें तो पास करना पैरामीटर। कैसे करते हैं? न्यू करली ब्रैकेट आईडी और क्या पास करोगे? एम्प्लॉय आईडी। और इसको बनाना है बटन, नहीं तो सिंपल लिंक बनाते हैं तो बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दो। न्यू करली ब्रैकेट एट द रेट क्लास, और क्या है? btn हाइफन इन, कुछ भी और भी एक्सेस यूज कर लो या कोई और भी यूज कर सकते। पहले एप्लीकेशन में ये सारी चीजें बनी हुई थी, दूसरी में लिखी, अब फिर लिख रहे हैं। अब आपने डिटेल का बनाना है। डिटेल कुछ नहीं, फाइंड का कोड है। ये लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करते थे, कोड वही है सारा, कोई कहानी जो हमने पहले दिन भी आपको याद होगा सेव अपडेट का कोड लिखा था ASP.NET में, वहां भी तो सेव अपडेट विल फाइंड डिस्प्ले, यहाँ भी वही है। ये पता नहीं हम क्यों परेशान करते रहते बार-बार सीखो, नहीं तो है तो ये सेम ही। एक्शन लिंक, और यहाँ पे डिटेल्स, और यहाँ पे डिटेल्स, ये इस नाम से एक एक्शन बना देंगे। और उसके बाद इसमें भी पास करेंगे क्या? आईडी। ठीक, और क्या लिखोगे? एम्प्लॉय डॉट आईडी।
कॉमा न्यू कर्ली ब्रैकेट क्लास क्लास बटन क्या आएगी बीटीएन आइकन एक कुछ और कर लो ये कर दिया। और तीसरा बनाना है सबमिट का, डिलीट का वही बनाएंगे ठीक। वही ऑन क्लिक पे मैसेज होगा ऐसा वाला जो कल करवाया तो कल काम पता चलो आपका पता चल जाएगा। सेम और उसके बाद थर्ड HTML डॉट एक्शन लिंक क्या आएगा, सॉरी एक्शन लिंक नहीं, इनपुट क्या लगाना है हमने इनपुट टाइप इक्वल टाइप सबमिट वैल्यू डिलीट क्या आएगी डिलीट क्लास बटन बीटीएन आइकन चेंजर और उसके ऑन क्लिक रिटर्न ठीक। तो यहाँ पे रिटर्न कंफर्म एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है ठीक, और वो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू रिटर्न करेगा तो पेज को सबमिट करेगा, कंडीशन ये है कि फॉर्म टैग लगा होना चाहिए। आगे यहाँ पे want to delete डेटा और इस तरह से, और ये आपने क्लोज। आगे बढ़ लो, मेमोरी भर रही है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू क्लास ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म वांट टू डिलीट डेट। ठीक, तो इस तरह से ये आपका वन। तो ये था आपका लिख लिया जी सारा, कल भी था पता ही है। तो अब आप एक बार से रिफ्रेश करके डिजाइन देख लो और फिर हम बनाएंगे इस पर क्रिएट नहीं अपसर्ट। ठीक, अब आप बताओ अपसर्ट को कैसे पता चलेगा कि क्रिएट का कोड चले या एडिट का? आईडी आएगी ना समझ आ गया? ये लिख लिया ना सबने? ये देखो, ये रिफ्रेश नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड। अब यहाँ पे ऐड न्यू एम्प्लॉय। ठीक, इस बार जो बनाएंगे तो क्या आएगा अपसर्ट। अब आपने क्या करना है यहाँ पे अपसर्ट पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्या नाम रखेंगे अपसर्ट। ठीक, अब कैसे पता चलेगा
कि ये क्रिएट का काम करे या एडिट का। तो याद रखना यहां पे एक पैरामीटर दे देंगे आईडी। एक पहली बात है। क्वेश्चन मार्क का क्या मीनिंग है? पहली बात, इंटीजर में नल नहीं आ सकता, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक, लेकिन हमारे केस में इसमें नल आएगा। तो याद रखना, नल अलाउ करना हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आईडी में नल आ सकता है, तो क्वेश्चन मार्क किसके लिए होता? नल अलाउ करने के लिए, क्योंकि इंटीजर में तो नल आता नहीं, ये तो एरर देगा वो। और एरर किस केस में देगा? क्रिएट के। खुद सोचो, क्रिएट के केस में तो आईडी अपने आप जनरेट होगा, हम थोड़ी डालेंगे। क्रिएट के केस में आईडी तो अपने आप जनरेट होगा, हम थोड़ी डालते हैं। तो उस समय आईडी में क्या आएगा? नल। और एडिट के केस में आईडी होगा, वे किस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एडिट कर रहे हैं। तो आईडी तो आपके पास होगा, तो एडिट के केस में आईडी होगा और क्रिएट के केस में आईडी नहीं होगा। ठीक, इसीलिए एक पैरामीटर लिया आप सर्ट में आईडी, और यहां पे सबसे पहले एम्प्लॉय जो मॉडल है उसका आपने ऑब्जेक्ट, तो ये इसका नेम स्पेस, और ये आपका एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय। ये क्या किया? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। इसका फायदा क्या होगा? क्रिएट के केस में यूज करेंगे इसको। जब भी आप किसी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो जितने भी इस क्लास के मेंबर हैं वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। अच्छा, जैसे हमारे केस में गए एफ्टल के आगे यहाँ पे आईडी इंटीजर है, ये 0 से इनिशियलाइज हो जाए। स्ट्रिंग में नल आ सकता है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी नल। एक सैलरी जो है 0, एड्रेस में भी नल आ जाएगा, सैलरी में 0 आएगा, डिपार्टमेंट आईडी में 0 आएगा। लेकिन आएगा कब? जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। जो भी क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसका क्या रोल होता है या क्या फायदा होता? उसका यही फायदा है कि जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उन सारे मेंबर की वैल्यूज को क्या कर देता है? हमें नहीं लिखना होता है एक करके, इसमें 0 आए, इसमें नल, लेकिन आएंगी कौन सी? डिफॉल्ट वैल्यू। इसलिए हमने ये ऑब्जेक्ट यहां पे बना। अब ध्यान से, इफ आईडी इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या हुआ? क्रिएट है ये क्रिएट का कोड है, क्रिएट का, क्योंकि क्रिएट के केस में आईडी जो है वो ऑटो जनरेट है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें नल तभी आएगा, ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। अगर नल है देन रिटर्न व्यू, और ये एम्प्लॉय मॉडल आपने पास कर दिया। तो ये कोड हो गया आपका किसका? बेसिकली क्रिएट। अब हम लिखेंगे कौन सा? एडिट का। अगर नल नहीं है तो नीचे आएगा, अगर नल होगा तो वही तो वो इस व्यू पे चला जाएगा, अगर नल नहीं है तो वो यहां पे आए। ठीक, अगर नल नहीं है तो वो यहां पे आएगा, और ये कोड होगा आपका किसका? एडिट का। ठीक, और यहां क्या लिखते हैं? फाइंड का। क्या लिखेंगे? फाइंड। लो जी, तो ऑलरेडी एम्प्लॉय वेरिएबल ऊपर लिया हुआ, उसको यूज कर लो।
अगर रिकॉर्ड क्लियर करना है आपकी चॉइस है वेयर एम्प्लॉय फ्रॉम डीबी, लेकिन वही बात है जब काम उस वेरिएबल से हो रहा है तो मैं रिकॉर्ड क्यों क्लियर करूं? ये भी फालतू मेमोरी बनी। एम्प्लॉय और यहां क्या लिखोगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट फाइंड आईडी और यहां पास कर दिया आईडी। ठीक, वो फाइंड कर लेगा, फिर चेक कर लिया कि एम्प्लॉय में कुछ है भी या नहीं कि नहीं। अगर नल है देन रिटर्न कर देगा नॉट फाउंड। HTTP नॉट फाउंड। अगर वो नल नहीं है तो वो उस व्यू पे जाएगा। कोड क्लीन होना चाहिए, समझो इसको। कोई फालतू वेरिएबल नहीं होने चाहिए, फालतू एल्स नहीं लगे होने चाहिए, फालतू ब्रैकेट आपने नोट किया एक भी ब्रैकेट बीच में लगा, इफ तो हमने भी लगाए। ठीक, कोड को समझना है पूरा। ठीक, अब देखो ये एम्प्लॉय वेरिएबल लिया था, पहली बार खाली क्लास का ऑब्जेक्ट था, दूसरी बार मैंने क्या किया? टेबल से डाटा उठा के डाल दिया और वो डाटा है तो एम्प्लॉय टाइप का ही। ठीक, और वो डेटा आपका यहाँ पे हाँ अब हम लोग सो गए, ये ग्रेड का भी हो गया और एडिट का। अब हम अपसर्ट नाम का क्या बनाएंगे? व्यू। ऐसे बनाते हो, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, MVC 5 और ऐड। वही सेम अपसर्ट नाम आ गया और ये ऐड कर लो। ठीक, अब चेक कर लो ठीक है कि नहीं, तो यहां ब्रेक पॉइंट लगा दो, छोटा कोड लिखो, छोटे को टेस्ट करो, आगे तभी बढ़ो। गलती होगी रुकेंगे, ठीक करेंगे तो आगे जाएंगे। ज्यादा कोड कर दिया पता लगे लिखने से ज्यादा ठीक करने में टाइम लग गया। अब रन करो यहां पे, एम्प्लॉय लेस और ऐड न्यू एम्प्लॉय आ गया यहां पे अपसर्ट पे। और ये देखो आईडी में क्या आ रहा है? नल। ये नल क्यों आया? क्रिएट के केस में तो आईडी नल। अगर मैं क्वेश्चन मार्क में लिखूंगा तो ये एरर देगा नल नॉट अलाउ। तो नई चीज ये पता चल गई कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, लेकिन कभी आपको मजबूरी में उसमें नल डालना हो तो क्वेश्चन मार्क क्या करना? क्वेश्चन मार्क। ये आपने नई चीज याद रखनी। नल है, F10 ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, किसका? एम्प्लॉय। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। देख लो, नजर मारो, नल नल आ गया और जहां जहां इंटीजर थे वहां 0 0 है। मैंने थोड़ी बोला। ये किसका कमाल है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। इसका ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कई बार नहीं पता होता। ये क्लास बनाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, बस क्यों बनता है, उसका क्या फायदा है? हम तो बनाते ही नहीं। मैंने कहा बनाया वो एम्प्लॉय का? लिखा है कहीं? लिखा है? ठीक, ये लो आगे। अब एप नल, यस नल ही है, आईडी यहां गया और यहीं से वो सीधा बाहर आ गया। और ये वही लेआउट समझाया वो सारी कहानी। लो आगे। अब यहां पे ये जो डिजाइन बनने जा रहा है, इसमें 2 काम का डिजाइन होगा। यही क्रिएट का, क्रिएट के केस में आए न्यू एम्प्लॉय और एडिट के केस में आए एडिट एम्प्लॉय। पहले 2 पेज होते थे अलग। लो अब आपको एक और चीज सिखाएंगे जो आपको आती है, कभी यूज नहीं की। अब अपसर्ट पे आगे अपसर्ट पे ठीक क्या लिखोगे? @ मॉडल। @ मॉडल आगे
वेब एप्लीकेशन मॉडल ऐड करो, ये एम स्मॉल में होता है। क्या लिखना आगे? लो जी, मॉडल डॉट एम्प्लॉय। यही तो पास किया, यहां से क्या पास किया? एम्प्लॉय को पास किया। ठीक, आगे ठीक। अब यहां पे जो टाइटल आ रहा है, टाइटल ये ना, न्यू एम्प्लॉय आए क्रिएट के केस में, एडिट के केस में एडिट एम्प्लॉय आए। तो मैं यहां पे ये व्यू बैक बाद में पढ़ेंगे, बाद में क्या इस प्रोजेक्ट में यूज होगी, तब आपको व्यू बैक का मीनिंग अपने आप ही पता चल जाएगा। अब ये लॉजिक लिखना है, तो ये एट द रेट करली ब्रैकेट जैसे लगाते हैं प्रोग्रामिंग के लिए ही होता है। रेजर का ये सिंटैक्स है। यस सर। इसका इसके अंदर आप अपनी प्रोग्रामिंग कर कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया वेब टाइटल, ध्यान से यही लाइन करवानी है, और नहीं करवानी। वेब टाइटल मैं चाहता हूं अगर आईडी है तो लिखा है एडिट एम्प्लॉय, अगर आईडी नहीं है तो लिखा है न्यू एम्प्लॉय। आपको सोचो हम दो काम इकट्ठे कर रहे हैं एक ही व्यू से, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इफ मॉडल डॉट आईडी, ऐसे लिखेंगे ना, नहीं इफ मॉडल डॉट आईडी। अगर ये आईडी 0 है तो न्यू एम्प्लॉय, अगर 0 नहीं है तो एडिट है। एडिट। ये होगा। हम इफ एल्स लगाएंगे, लेकिन हम इफ एल्स कभी भी हम ये काम एक लाइन से कर सकते हैं। जब सिंपल इफ एल्स लिखना हो तो ये यूज करें। ऐसे ध्यान से एक वेरिएबल ले लिया टाइटल, अब आपको बैर की कहानी की अच्छी पता है, और ये मॉडल हो गया, जो मॉडल ऊपर है उसको एक्सेस कर लिया। ध्यान से मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो एडिट होगा ना। यस सर। तो क्या होना चाहिए? तो आपने सुना होता है टर्नरी ऑपरेटर, जो एक लाइन में ही इफ एल्स का काम करता है। जैसे अगर ये 0 नहीं है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जाएगा। यस सर। और मैंने यहां लिख दिया एडिट एम्प्लॉय, और अगर ये 0 है तो इसमें एल्स में जाएगा और लिख दिया न्यू एम्प्लॉय और एंड विद सेमी। क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू कंडीशन और कॉलन के बाद फॉल्स कंडीशन। ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये बड़ा यूज होता है। जितनी सीजनल प्रॉब्लम से पढ़ी हुई है, यस सर, पढ़ी हुई है, मीनिंग नहीं पता ढंग से, यहाँ आप देखना सारी याद हो जाएगी और ये भी पता चलेगा क्यों पढ़ी किया। ये टर्नरी ऑपरेटर वैसे पढ़ा हुआ होता है लेकिन कभी यूज नहीं किया। अब यूज हो रहा है। अब ये देखो मॉडल डॉट आईडी, अगर ये 0 नहीं है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जाएगा, और जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली कंडीशन है दैट इज ट्रू। अब क्या लिखना है? हमारी रिक्वायरमेंट लिख दिया कि आईडी 0 नहीं है तो एडिट एम्प्लॉय आए, और कॉलन के बाद होती है इसकी फॉल्स कंडीशन। कॉलन के बाद कौन सी होती है? फॉल्स, और यहां पे आएगा न्यू एम्प्लॉय। एक न्यू एम्प्लॉय, और यहां पे ये देखो रिफ्रेश करो, आगे वापस आईडी में अभी क्या है? नल है, ठीक। और उसके बाद ये उसी व्यू पे जाएगा, कंटिन्यू करो, ठीक। अब आपका यहां टाइटल डिस्प्ले होना चाहिए। टाइटल डिस्प्ले कैसे करना है? क्या लिखा था? ये लिखा तो हुआ है, इसकी जगह क्या लिख दो? टाइटल। टाइटल वेरिएबल जो ऊपर लिया हुआ, और इस पे अप्लाई कर दो अपनी पुरानी क्लास लॉजिक में आती है। और ये देखो रिफ्रेश,
बड़ा ब्रेक पॉइंट हो गया, तो ठीक है, बार बार यहाँ जा रहा है क्या न्यू एम्प्लॉय एक्ट वाला तो टेस्ट नहीं होगा अभी, वो तो हम लोग लिखेंगे। पहले आप ये लिख लो। बेसिकली अब एक व्यू बनेगा, यही क्रिएट और यही एडिट। तो टर्नरी ऑपरेटर समझ लो, ये ट्रू कंडीशन है, ये कौन सी है? फॉल्स। ट्रू। और ये कौन सी है? फॉल्स। बस ये बेसिकली है। तो ये कुल मिला के देखा जाए इफ एल्स, बट ये इफ एल्स एक लाइन से काम कर रहा है, इफ भी और एल्स भी। अब कई बार ये डिमांड होती है, हमें याद ही नहीं आता, हम इसलिए हाथ पड़ी होती, जो हाथ चढ़ जाए ना, बस आउटपुट आनी चाहिए, हम उसका कोई अल्टरनेट नहीं देखते। आगे देखो हो गया। तो इस तरह से अब आपका रोज टर्नरी ऑपरेटर यूज होगा, यूजफुल है, परफॉर्मेंस बेटर होगी। ये ठीक है जी। अब आगे पढ़ना है तो कल आना पड़ेगा, कल आगे पढ़ेंगे हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार भी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीक से कोशिश है कि हमारी कोर्स शुरू कर दें।